हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सेकंड ग्रेड के लिए मैथ्स की जो क्लासेस है वो लेकर के आ रहा हूं और ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट के अंदर 100 आवर्स की क्लासेस ऐड कर दी गई है, जिसके अंदर हमने कई महत्वपूर्ण टॉपिकों को जो है कंप्लीट कर लिया था। और अब हम बात करने वाले हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कैलकुलस वाले पोर्शन में जो टॉपिक्स दे रखे हैं उनके ऊपर, और कैलकुलस के अंदर कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं और उसमें से कौन सा टॉपिक मैंने करवा दिया है और कौन सा आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इस सब चीज़ों को जानने के लिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा ये है हमारा न्यू सिलेबस। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस मैं अब करवा रहा हूँ सिलेबस आपका, ठीक है। तो आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। बार बार ये कमेंट ना करें कि सर न्यू सिलेबस है या पुराना चल रहा है वही चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ नए के अकॉर्डिंग ही करवा रहा हूँ। तो न्यू सिलेबस के अंदर कैलकुलस वाला जो पोर्शन दे रखा है, उस कैलकुलस वाले पोर्शन में देखेंगे तो सबसे पहले लिख रखा है लिमिट्स। तो लिमिट टॉपिक ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो 47 से 50 नंबर के जो वीडियोस हैं वो इसी के हैं। 47 नंबर के वीडियो से लेकर 50 नंबर के वीडियो तक हमने लिमिट टॉपिक को ही कंप्लीट किया है, ठीक है। तो अब हमारे नेक्स्ट आगे क्या बचता है, तो आगे है हमारे कंटिन्यूटी के पढ़ना है, डिफरेंशियबिलिटी पढ़नी है, फिर डिफरेंशिएशन पढ़ना है, आपके दो फंक्शन के सम का, दो फंक्शन के डिफरेंस का, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में दे रखे हो तो, और दो फंक्शन अगर कोशेंट में हो। कोशेंट का मतलब होता है अगर इस फॉर्म में P/Q के फॉर्म में हो, यानी कोई पॉलिनोमियल ऊपर एक पॉलिनोमियल नीचे, इस टाइप के डिवाइड में अगर हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो पढ़ना है। फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में, लॉगरिथमिक फंक्शन के, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, कंपोजिट के और इम्प्लिसिट फंक्शन के, इन सभी के बारे में आपको डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना है। फिर आपको इन्हीं सभी के सेकेंड और थर्ड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स निकालना सीखना है। अब सेकेंड और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होते हैं, तो सेकेंड और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का बेसिकली मतलब यही है कि आप किसी फंक्शन को एक बार तो डिफरेंशिएट करेंगे तो उसे कहेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर उसका दूसरी बार जो डिफरेंशिएशन आया उसका वापस डिफरेंशिएशन करें तो उसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और तीसरी बार करें तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है रोलेज एंड लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। ये जो दो है एमवीटी है, एक रोले की है और एक लेग्रांजेज की है। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ पढ़ना है, यानी जो कुछ क्वांटिटीज़ के आपके क्वेश्चन दे रखे होते हैं, जैसे आपके किसी रेडियस दे दी, कभी डायमीटर दे दिया, कभी हाइट दे दी, कभी लेंथ दे दी, उनमें जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर एक क्वेश्चन का टाइप होता है बेसिकली, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, यानी कि वे फंक्शंस जो लगातार बढ़ते जा रहे हो, इंक्रीज होते जा रहे हो, या लगातार घटते जा रहे हो, डिक्रीज होते जा रहे हो, ऐसे फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। फिर हमें वन वेरिएबल फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये देख लो स्पष्ट लिखा हुआ है वन वेरिएबल। और फिर आपको पढ़ना है टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में। तो टेंजेंट का स्लोप dy/dx से निकलता है, ये बात आपको छोटी सी पता होगी, बस इसी फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। फिर आपको ये भी पता होगा कि टेंजेंट के स्लोप का और नॉर्मल के स्लोप का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -1 आना चाहिए। बस ये दो प्रॉपर्टी को यूज करके ये टॉपिक दिया गया है टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में, और ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको पढ़ना क्या है, लिमिट पढ़ना है, कंटिन्यूटी पढ़ना है, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है, 3 टॉपिक ये। फिर आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है, और फिर आपको पढ़ना है चौथा टॉपिक आपका डिफरेंशिएशन, और 5वां टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और 6th टॉपिक है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये आपको 6 टॉपिक जो है इस पोर्शन को कवर करने के लिए पढ़ने हैं, जिसमें से
लिमिट टॉपिक के बारे में मैं ऑलरेडी कंप्लीट बता चुका हूँ, मैंने वीडियो बता दी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं 47 से 50 नंबर के वीडियोस। ठीक है, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों हमारे कंटिन्यूटी टॉपिक के बारे में। ठीक है, चलिए तो अब हमारा स्टार्ट हो जाता है कंटिन्यूटी। और व्हाट इज़ कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी की पूरी बेसिक से लेकर के डीप तक की जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए वो मैं पूरी दे दूंगा। उसके अलावा आपको कहीं भी किसी प्रकार का भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए कंटिन्यूटी का बेसिकली मतलब अगर देखें तो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी का बेसिक मीनिंग होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स क्या हुआ, लगातार चलते जाने का, कहीं भी किसी प्रकार का ब्रेक नहीं आना चाहिए, उसको कहते हैं हम क्या दोस्तों, कंटिन्यूटी। हिंदी में कहा जाता है सातत्य। ठीक है, सातत्य, ये आप हिंदी में भी याद रखिएगा। अब कंटिन्यूटी क्या होती है वो समझ लेते हैं। तो इफ वाइल ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, इफ वाइल ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी आपके पास में कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और इसका अगर आप ग्राफ बना रहे हो और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लीजिए कि हमने लिया x बराबर a पर, कौन से पॉइंट पर, x बराबर a पर, अगर हमें पेन जो है हमारा उसको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम लगातार कर्व बनाए जाते हैं तो उसे कहा जाता है कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। और अगर आपने x इज इक्वल टू a के ऊपर पेन उठाया, आपने लिफ्ट हिज पेन, आपने अपने जो पेन को है डायग्राम बनाने के लिए ड्रॉ कर रहे थे उसके कर्व के ग्राफ को, उसको बनाने के लिए अगर आपने ग्राफ में से पेन उठा लिया एक बार तो ये कहेंगे कि उस फंक्शन जो है आपका दे रखा y इज इक्वल टू एफ एक्स वो डिसकंटिन्यूअस है, असातत्य शो कर रहा है x इज इक्वल टू a पॉइंट के ऊपर। तो ये बेसिक मीनिंग है कि कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि जब हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं और उस ग्राफ के लिए हमें अगर उसके पेन को, जो ग्राफ बनाने के लिए आप पेन यूज करोगे ना, ये देखो जैसे ये रहा, अब मैं यहाँ से ये पेन लेके चलूँगा तो ये देखो ये चला 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 यहाँ तक, तो ये ग्राफ बनाना था, मैंने इतना ग्राफ बना दिया फंक्शन का। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्राफ बन रहा है, इसमें कहीं भी पेन उठाने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि ये x इज इक्वल टू a के ऊपर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या है, इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं ये कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ एक बार ऐसा जा रहा है, फिर ये यहाँ ख़त्म हो रहा है, फिर वापस यही ग्राफ नेक्स्ट पॉइंट m से स्टार्ट होकर ऐसे ऊपर जा रहा है, तो आपने देखा कि बीच में ये जो गैप आ रहा है जहाँ मैंने पेन उठाया, तो ये पेन उठ गया ना x इज इक्वल टू a के लिए ही। देखो x इज इक्वल टू a के लिए हमने उठा दिया पेन, तो यहाँ पर ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि हमने क्या ले लिया, ब्रेक ले लिया है, भाई ब्रेक दिया ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये है आपका कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूटी। अब ये तो सिर्फ है एक डेफिनेशन या हम समझने के लिए कि कंटिन्यूटी क्या है और डिफरेंशिबिलिटी क्या है, बट हमें ये थोड़ी जानना है कि क्या होती है कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है। तो अब हम सीखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम इस कंटिन्यूटी की मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या है, ये तो हमने थ्योरेटिकल रूप से पढ़ लिया कि थ्योरी में हम इसको ये कह रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के रूप में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये लीजिए अब फॉर्मूलेटिव और मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि आपके कंटिन्यूटी की आप डेफिनेशन क्या देंगे, फॉर्मूले के रूप में, या हम कह सकते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक है, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कहती है कि अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कोई फंक्शन है, इसको हम कंटिन्यूअस कहेंगे
एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पर इफ एल एच एल, अब ये एल एच एल और आर एच एल मैंने यहाँ लिखा है, ये है क्या? तो एल एच एल का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। क्या है एल एच एल का मतलब? लेफ्ट हैंड लिमिट। और आर एच एल का मतलब है, अच्छा ये उधर है तो मैं उधर ही लिख लेता हूँ, और आर एच एल का मतलब है राइट हैंड, एक सेकेंड वापस वही आर एच एल लिख देता। तो आर एच एल की फुल फॉर्म है राइट हैंड लिमिट। समझ में आ गई बात? तो आर एच एल और आपका एल एच एल क्या है वो समझ में आ चुका होगा। एल एच एल क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट। आर एच एल क्या है? राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको समझ लेते हैं एक बार कि ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट होती क्या है। मैं एक बार यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, उसके बाद मैं ये समझा देता हूँ। सपोज करिए ये हमारी कोई नंबर लाइन है, ठीक है। ये नंबर लाइन है, इसके यहाँ पर होंगे इनफाइनाइट तक नंबर्स और यहाँ होंगे माइनस इनफाइनाइट नंबर। ये मान लो कि इसका सेंटर है 0, बाकी ये यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 4, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नंबर लाइन का सिस्टम था जिसके अंदर हम सपोज करिए x बराबर 3 के लिए अगर लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा है टेस्ट पॉइंट, या हम कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल पॉइंट है। तो ये जो x बराबर 3 है जहाँ पर हम इसकी लिमिट निकालना चाहते हैं, ये लो ड्रॉ कर दिया रेड। अब मुझे ये बताइए दोस्तों कि अगर इस 3 से ज़्यादा मुझे चाहे तो आपको सपोज करिए x की वैल्यू चाहिए है 0.000003, सॉरी एक सेकेंड, मुझे वैल्यू चाहिए है सपोज करिए 3.000001। बहुत ही माइनर आगे बढ़ूंगा, लेकिन बढ़ूंगा तो इस साइड ही। समझ में आ रही है बात भाई? कितना ही छोटा चाहिए हो वैल्यू, 3 से 0.1 भी नहीं चाहिए है, 0.00000001 चाहिए है, लेकिन बढ़ना तो पड़ेगा किस साइड में दोस्तों? अरे ये कौन सा हैंड होगा हमारा बताइए? राइट हैंड साइड में तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस साइड में जब आप राइट हैंड साइड में यानी आगे बढ़ते हैं, 3 में कुछ भी प्लस करते हैं, कितना ही छोटा नंबर हो, अगर उसमें कुछ भी ऐड करके आप आगे बढ़ रहे हो तो आप इसका मतलब है कि आर एच एल लिमिट निकाल रहे हो। और अगर हम 3 से बहुत छोटा नंबर, मतलब ये ऐसा नंबर कुछ 2.9999999999 ऐसा कुछ नंबर है, ये क्या 3 नहीं है भाई? 3 से बहुत ही कम है। जितना हमने बढ़ाया है इसमें नंबर, उतना ही हमने यहाँ घटा दिया है। तो आप इसमें अब क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में ही जाना तो पड़ेगा अल्टीमेटली, ये नंबर इधर थोड़ी मिलने वाला है। पर तो अगर हम 3 से आगे बढ़ते हैं, 3 में कुछ भी प्लस कर देते हैं, तो उसे कहते हैं RHL, यानी राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। और जब हम उसके पीछे चले जाते हैं, चाहे कितना ही छोटा नंबर पीछे जा रहे हो, लेकिन जाएंगे तो 3 से कम के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में ही। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लेफ्ट हैंड साइड जाना है 3 के, राइट हैंड लिमिट यानी राइट हैंड साइड जाना है हमें। समझ में आ गई बात? तो ये था आपके लिमिट का मीनिंग, जो कि मैं पीछे बता चुका था, यहाँ भी बता दिया। अब कंटिन्यूटी लेकिन क्या कहती है? तो कंटिन्यूटी कहती है कि अगर किसी भी पॉइंट x बराबर a के लिए किसी फंक्शन y इज इक्वल टू x के लिए अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू यानी f a अगर तीनों के तीनों
इक्वल आ रहे हो तो हम उसको कहते हैं क्या? तो हम उसको कहते हैं आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये रहा लिखा हुआ, ठीक है। थ्योरी में ऊपर बता दिया, फॉर्मूला ये रहा। क्या करेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे f(x) और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे f(x) की a पॉइंट के ऊपर, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या है, तीनों की अगर वैल्यू इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये जो भी फंक्शन दे रखा था वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। किसके लिए कंटिन्यूअस है? एट पॉइंट x इज इक्वल टू a के लिए। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? मैंने डायग्राम से समझा दिया है और यहाँ फॉर्मूला बता दिया। अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी लेनी है, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कि पहला पॉइंट आ जाता है कि इफ़ f(x) इज कंटिन्यूअस, कोई भी एक फंक्शन है f(x) जो कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू a के लिए, ठीक है। x इज इक्वल टू a के लिए कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, देन उस फंक्शन की लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है और वो अगर एग्जिस्ट करेगी तो वो इक्वल होगी f(a) के ही। समझ में आ गई बात? तो कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब फिक्स है कि जिस पॉइंट पर आप उसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट जरूर करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी साथ ही साथ उस लिमिट की वैल्यू उस फंक्शन में पुट करने पर जो वैल्यू आ रही है उसी के तो इक्वल होगी, क्योंकि वो फंक्शन क्या था? कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूटी की कंडीशन पहले ही बताई जा चुकी है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये ऑब्वियस ही बात है कि वो एग्जिस्ट भी कर रही है उसकी लिमिट, और वो इक्वल होगी f(a) के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमने समझ लिया है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दोस्तों, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन x², x³ x4 x5 x1000 10,000 कोई भी हो, तो पॉलिनोमियल फंक्शन रेशनल फंक्शन यानी परिमेय संख्या परिमेय फलन, इरेशनल फंक्शन यानी अपरिमेय, ट्रिग्नोमेट्रिक आपको पता ही है साइन कॉस टेन थीटा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो क्या हो जाएगा आपको पता ही है उल्टा बाई ट्रिग्नोमेट्रिक का उल्टा, इन्वर्स प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्राफ और लॉगरिथमिक फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। ये जितने भी हैं फंक्शन कौन कौन से? पॉलिनोमियल, रेशनल, इरेशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और मॉडुलो। तो टोटल 8 फंक्शन है। जो ये 8 के 8 फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होते हैं इनकी खुद की डोमेन में। समझ में आ गई बात? तो ये याद रखेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये सभी कंटिन्यूअस होते हैं इनकी खुद की रेंज डोमेन के अंदर। ये पॉइंट इसलिए याद रखना है क्योंकि इससे डायरेक्ट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा हमें कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर दोस्तों एक आप याद रखेंगे कि ये जो है हमारा बॉक्स ऐसे जो बने होते हैं तो इनको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये जो फ्रैक्शनल है इसको हम कह देंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। तो एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसमें हम बड़े ब्रैकेट यूज करेंगे, और जिसमें मंजिला ब्रैकेट हम कह रहे हैं या कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे उसको हम कहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और ये दोनों फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं हमेशा ही। आपको याद रखना है एट इंटीजर, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर क्या वैल्यू देगा, अगर मैं आपको 5 रुपये देता हूँ गिफ्ट तो आप वहाँ जल्दबाजी ना करें 5 रुपये की गिफ्ट के चक्कर में
और आप सीधा बोल दें कि भाई डिसकंटिन्यूअस है। इंटीजर के ऊपर तो फ्रैक्शनल पार्ट और इरेशनल पार्ट के फंक्शन दोनों के दोनों जो है बंद होते हैं या दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, एक है सिग्नम फंक्शन यानी SGN फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो सिग्नम फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 0 के ऊपर क्या होता है दोस्तों? अरे क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। पॉइंट फंक्शंस जो होते हैं उन सभी को आप एज अ कंटिन्यूअस फंक्शन मानेंगे। जितने भी पॉइंट फंक्शन हैं उन सभी पॉइंट फंक्शंस को हम जो है क्या मानेंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन मानेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब है नेक्स्ट पॉइंट आपका कंटिन्यूटी इन ए इंटरवल। ठीक है, तो कंटिन्यूटी पर्टिकुलर एक इंटरवल के अंदर जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे 1 से 2 के बीच, 2 से 3, 3 से 4, इस टाइप की कुछ कंटिन्यूटी के अंदर एक इंटरवल लाया जाएगा ताकि उस इंटरवल में तो कंटिन्यूटी शो करे ही करे। पहला पॉइंट है अ फंक्शन y इज इक्वल टू fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन a to b ओपन ब्रैकेट इफ इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट a to b। यानी y इज इक्वल टू fx जो है उसको आप कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। अगर कंटिन्यूअस फंक्शन कहना है तो वो मोबाइल कहाँ जो है आपका, सॉरी मोबाइल क्या, तो दोस्तों कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है उसको हम कंटिन्यूअस कब कहेंगे? एक इंटरवल, ओपन इंटरवल a से b में जब आप a से b में उसका ग्राफ बना रहे हो तो वो अगर जो है बिना किसी रुकावट के बन रहा हो, यानी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन a to b इफ इट इज़ कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू a to b। a से b के बीच में जितने भी x हो गए उन सभी के लिए कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो वो तो वहीं से क्लियर है कि जब ग्राफ उठ गया कहीं तो टूट जाएगा भी, किसी पॉइंट पर टूटना ही तो नहीं है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस कहलाएगा। दूसरी डेफिनेशन देखो कि अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। देखो पीछे था ओपन इंटरवल, यहाँ है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है कि जो पॉइंट आपके a और b है उसके ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस हो या न हो उसका उस पूरे फंक्शन की कंटिन्यूटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। बस वो a से b के बीच में बिलोंग करना वाले जितने भी x है वहाँ कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसे ही y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a से b में, क्लोज इंटरवल a से b में। ठीक है, इफ़ देखो IFF लिखा है, इफ़ यानी IF नहीं लिखा है। IF का मतलब होता है यदि, और IFF का मतलब होता है यदि और केवल यदि। एक तो पहली कंडीशन है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a to b, यानी कि ये फंक्शन जो भी है वो a से b ओपन इंटरवल के लिए तो कंटिन्यूअस होना ही चाहिए। साथ ही साथ RHL यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, वो पीछे लिखा है, ठीक है, अभी बता दूंगा। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो आप निकालेंगे दोनों फंक्शन के लिए, तो राइट हैंड में आनी चाहिए एफ ए के इक्वल वैल्यू, ठीक है, और लेफ्ट हैंड के अंदर एफ बी के वैल्यू इक्वल आ जानी चाहिए। तो आप उस फंक्शन को क्लोज इंटरवल ए से बी के लिए कंटिन्यूअस कहेंगे। समझ में आ गई बात? तो कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसको हम कंटिन्यूअस कहेंगे क्लोज इंटरवल ए से बी के लिए। पहली कंडीशन है कि ओपन इंटरवल ए से बी में तो कंटिन्यूअस हो। साथ ही साथ अगर हम एफ ए की वैल्यू निकालें तो वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आनी चाहिए, और अगर हम एफ बी की वैल्यू निकालें तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ जानी चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्लोज इंटरवल ए से बी के अंदर आपका क्या है, ए से बी में ये दोस्तों फंक्शन कंटिन्यूअस है, वो भी क्लोज इंटरवल ए से बी के अंदर। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ आपका? तो कोई भी फंक्शन जो है उसकी कंटिन्यूटी इंटरवल के अंदर कैसे चेक करेंगे
वो भी हमने देख ली है। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि हमें क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पुट किए जाएंगे या एग्जाम में हमारे क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने एक मैथ्स के लिए कुछ 2 लाइनें हैं वो आप सुन लीजिएगा कि लोग कहते हैं मैथ्स हमें डराती है, लोग कहते हैं मैथ्स हमें डराती है, यह हमें सुख में भी दुख का एहसास कराती है, यह हमें सुख में भी दुख का एहसास कराती है। अरे क्या कहें, अरे क्या कहें ऐसे लोगों से, ये तो कायरता की निशानी है। अरे क्या कहें ऐसे लोगों से, ये तो कायरता की निशानी है। अरे जो मोहब्बत करते हैं मैथ से, वो तो मोहब्बत करते हैं जो मैथ से, मैथ तो खुद उनकी दीवानी है, मैथ तो खुद उनकी दीवानी है। तो जो भी दोस्तों डरता है मैथ से कि भाई क्या होगा, कैसे क्वेश्चन होते हैं, अरे भाई डरना नहीं है, फाड़ना है मैथ्स को, तो बस सीखना है। और सीख लिया ना तो मैथ्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, रियली बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। अरे कहाँ कुछ करना है, घर से सिर्फ एक पेन लेकर जाना है, क्वेश्चन भी वहाँ दे रखा होता है, बढ़िया देखा और आंसर निकाला, मज़ा आ जाता है। अच्छों की बैंड बजाता है, और जिसने सीख ली उसकी तो बैंड बाजा बजाता है। समझ में आई बात। चलो अब पहला क्वेश्चन है हमारा कि फंक्शन है एफ एक्स, और एफ एक्स फंक्शन कैसा है, देखो बहुत तगड़े लेवल का क्वेश्चन है भाई साहब, समझ के करना। तो फंक्शन है 2 बार जब x नॉट इक्वल टू 0 है, यानी जब x 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, 0 नहीं है लेकिन, तब तो फंक्शन लेना है आपको क्या, cos x की पावर cot स्क्वायर x, और जब x इज इक्वल टू 0 ही हो जा रहा है तब फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी e की पावर -12। क्या हो जाएगी, e की पावर -12। तो आपको चेक करना है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट x इक्वल टू 0, यानी x बराबर 0 पर हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कंटिन्यूटी कैसे चेक होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जानी चाहिए RHL के राइट हैंड लिमिट के, और पर्टिकुलर इस पॉइंट के ऊपर, यानी f ऑफ 0 जो होगा वो, और 0 के ऊपर राइट हैंड लिमिट और 0 के ऊपर ही लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों जब बराबर आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, हम लिमिट निकालेंगे। अब देखो x बराबर 0 पर तो ये वैल्यू आएगी, तो इसका तो अब कोई लिंक नहीं। 0 से बड़ा जब भी आप कोई नंबर लेंगे या 0 से छोटा जब भी नंबर लेंगे तो फंक्शन लेना है ये, इसका मतलब हम इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब या तो आप आगे लिखें LHL लिमिट x टेंडिंग टू 0, या आप लिख दो डायरेक्ट 0 माइनस, तो f(x). और ये बताइए 0 जब नहीं ले रहे और 0 से छोटा सा नंबर ले रहे, यानी 0 से कोई कम है, भले एक बहुत ही कम 0.0001 का ही डिफरेंस हो, लेकिन 0 से छोटा है और 0 नहीं है, तब तो हमें फंक्शन ये लेना है। तो हम इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। तो x टेंडिंग टू 0 माइनस और cos x की पावर cot स्क्वायर x। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि जब भी लिमिट निकाल रहे हो आप इसमें पहले जो भी लिमिट है वो पुट करो। एक बार पुट करते ही क्या बनेगा, देखो cos 0 1 और cot 0 इनफाइनाइट, तो ये बन गई 1 की पावर में क्या, इनफाइनाइट फॉर्म। और 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म जैसे ही बनती है उसकी लिमिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, उसकी लिमिट निकालने का फॉर्मूला था e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, और जो भी आपका पावर में फंक्शन होता है उसको तो लाते थे हम आगे। मैंने बताया था f(x) की पावर gx, तो क्या होता था, gx आगे आ जाएगा और इधर बन जाएगा f(x) -1।
ठीक है, अब ये बन गया है, इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये यहाँ से हम ले लेते हैं माइनस कॉमन, तो ये बन रहा है 1 माइनस कॉस x अपॉन में कॉट स्क्वायर x को मैंने लिख दिया 1 अपॉन टेन स्क्वायर x, तो ये बन गया अब हमारा फंक्शन ऐसा। जैसे ही ये फंक्शन बना, आपको पता है दोस्तों क्या हो जाएगा, अरे अब क्या होगा, हम इसको कर देते हैं e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। देखो ये 0 माइनस के लिए लिमिट निकालो चाहे 0 प्लस के लिए, यही लेना है फंक्शन तो, क्योंकि 0 नहीं है उसके अलावा सब जगह यही लेना है, तो मैंने एक साथ ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये 0 कर दिया मैंने, अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम इक्वल ही आएगी यहाँ पर, इसलिए तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस x, और आपको पता है कि एक फॉर्मूला बनता है, अगर हम क्या 1 माइनस कॉस x अपॉन में एक्स स्क्वायर बना दें तो ये एक फार्मूला है, और ऐसे ही टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर कर दें तो ये भी 10x अपॉन एक्स का एक फार्मूला बन जाएगा। जैसे ही हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे लिमिट यानी 0, तो ये बन जाएगा e की पावर, देखो इधर 0 पुट करेंगे तो इसको हम कह देते हैं पूरे के पूरे को क्या, अरे इस पूरे में जब लिमिट 0 पुट की जाती है तो इसकी वैल्यू होती है हाफ, और ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, लिमिट वाले टॉपिक में। और टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 1, तो इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा e की पावर माइनस हाफ, ठीक है। ये हमारी जो लिमिट आई है ये दोनों लिमिट है भाई, लेफ्ट हैंड ये है, अब आप चाहे 0 प्लस करो तब भी फंक्शन यही लेंगे, इसलिए एक ही फंक्शन की लिमिट तो सेम ही आनी है, तो इसलिए हमने देख लिया कि भाई ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड में ये आ रही है, राइट हैंड में भी यही आएगी। और एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, तो एफ ऑफ 0 यानी जब x 0 होगा तब तो ऑलरेडी e की पावर माइनस हाफ है, तो अब हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर, तो देख लो भाई हमारा एफ ऑफ 0 और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों के तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो तीनों इक्वल है तो ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है। समझ में आ गई बात, तो आप कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात, ये था अभी तो पहला क्वेश्चन, आराम से इसे नोट करिए, और आप इसको जब नोट कर लें तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो रोक करके आराम से पहले क्वेश्चन लिखो, फिर इसका सॉल्यूशन खुद करो, नहीं हो तो यहाँ देखो, ठीक है। चलो मैं बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वीडियो रोकिए और खुद इसका सॉल्यूशन करने की ट्राई करिए, क्योंकि जो पीछे कॉन्सेप्ट बताया है उसी से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन भी, इसलिए आप खुद ट्राई करिए, अन्यथा फिर मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों हमारा, आपने ट्राई किया। अब देखो क्वेश्चन था कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 1 की होल पावर 3 कॉसेक ax अपॉन ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो कब है फंक्शन की वैल्यू, जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी 0 से जब भी x बढ़ेगा या घटेगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है आपको, ई एक्स माइनस 1 की पावर 3 कॉसेक ए एक्स अपॉन ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब x इज इक्वल टू 0 होगा तब फंक्शन की वैल्यू आपको लेनी है b, क्या लेनी है b, कांस्टेंट है एक b, ये लेनी है। तो अगर ऐसा कहा जाए कि ये जो भी फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पर, क्या बोला कि x इज इक्वल टू 0 लेने पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आप a इंटू बी की वैल्यू निकाल कर बताइए। ये है हमारा क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट
एक्स टेंडिंग टू जीरो। भाई देखो, जब जीरो से बड़े के लिए और जीरो से छोटे के लिए फंक्शन एक ही है तो उसकी लिमिट भी एक ही आएगी, तो आपको भी दो बार नहीं निकालनी है। अगर जीरो से बड़े के लिए अलग फंक्शन है, जीरो से छोटी संख्या के लिए अलग फंक्शन है, तब आप अलग अलग लिमिट निकालेंगे, एक बार राइट एक बार लेफ्ट। लेकिन एक ही है यहाँ, तो देखो जीरो नॉट इक्वल के लिए ये है, बाकी जीरो के लिए तो यही है, तो जीरो से बड़े लो चाहे छोटा लो यही आएगा। तो हम पूरा इसी फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई एक्स माइनस वन की पावर 3 कॉसेक ए एक्स डिवाइड बाय ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये इक्वल किसके होगी? b के। क्यों? f ऑफ जीरो और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होंगे, तो वो तीनों को अलग अलग पहले मैं इक्वल रखूँ फिर स्टेप लिखूँ, उससे बढ़िया मैंने डायरेक्ट कर दिया कि लिमिट जो है वो इक्वल आएगी b के। अब मेरे का क्या काम है? अब बस इसको सॉल्व करना है मुझे तो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई एक्स माइनस वन की पावर 3 और डिवाइड हो जाएगा, कॉसेक का क्या हो जाएगा? साइन ए एक्स इंटू ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? b। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर अब हम क्या करेंगे? जो हमने पीछे देखा था कि हमें फॉर्मूले बनाने होते हैं अगर बन रहे हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि ई एक्स माइनस वन अपॉन में जब x होता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। ऐसे ही आपने देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इन फॉर्मूलाज को। ठीक है, सबको यहाँ लिख रहा हूँ चूँकि आपने ये पढ़ रखा है कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पर e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स जो आएगा वो जीरो आएगी। ऐसे ही एक और पढ़ा था हमने, क्या? लिमिट जब x टेंडिंग टू जीरो है तो ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो मैंने एक्स स्क्वायर ही लिख दिया। ये भी क्या आ जाती है दोस्तों? अरे ये जीरो कहाँ लिख दिया? 1 तो ये कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। ऐसे ही ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स होती है, तब ये भी 1 हो जाती है। और ऐसे ही एक और है कि जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो हो, ठीक है, तो आपके साइन ऑफ एक्स अपॉन में एक्स जो होता है वो हो जाता है 1। क्लियर हो गया? तो जो हमारे पास है, अब ये तीनों के तीनों यहाँ फॉर्मूला बनाएंगे हम। देखो कैसे बनेंगे वो देखो। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये बन जाएगा ई एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स, और इस पूरे का मैंने कर दिया क्यूब। तो देखो ई एक्स माइनस वन का होल क्यूब तो था, हमने क्या करा है? सिर्फ एक्स क्यूब का ज़्यादा मतलब डिवाइड कर दिया है, तो एक्स क्यूब हमने एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से लाया, तो हम इसको हटाने के लिए एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ताकि मल्टीप्लाई डिवाइड कट जाएगा, वापस ई की पावर एक्स माइनस वन का होल क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही नीचे साइन ए एक्स है, तो बनाना क्या है? साइन एक्स अपॉन एक्स, यानी जो इसके ब्रैकेट में वही यहाँ भी होना चाहिए। तो अगर यहाँ ए एक्स है तो नीचे भी आ जाएगा ए एक्स। ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा ए एक्स। फिर ऐसे ही ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें नीचे क्या चाहिए मुझे? एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। समझ में आ रही है बात? तो ये तीनों के तीनों हमने देखो फॉर्मूले बना दिए। ए एक्स से ए एक्स कटेगा, वापस साइन ए एक्स आ जाएगा, जो ये रहा ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये कटेगा तो वापस ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ई की पावर एक्स माइनस वन का होल क्यूब है, तो यहाँ एक्स क्यूब है, ये भी हट जाएगा। अब जैसे ही हम इसके अंदर ये वाली जो वैल्यूज़ हमने निकाली है लिमिट्स, इनको पुट करेंगे, ये इक्वल में भी चल ही रहा है। ठीक है, तो हम जैसे ही इनके अंदर, एक सेकेंड इसको मैं
पार्टिसिपेट कर देता हूँ डिवाइड, ये लो, और ऐसे ही एक सेकेंड, ये लो, बस ठीक है। अब देखिए, तो ये है हमारे पास, अब इसके अंदर लिमिट पुट कर दो तो ये पूरा बन जाएगा 1, यानी ऊपर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या, एक्स क्यूब, बाकी ये तो 1 हो गया। ऐसे ही नीचे ये क्या है, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स हो जाएगा 1, यानी सिर्फ आ जाएगा ए एक्स, मल्टीप्लाई ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा 1, यानी सिर्फ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बराबर में क्या है, b है। और आप देख रहे होंगे कि बन क्या रहा है, देखो एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब बनेगा तो ये भी कट गया। तो अब बचा क्या, सिर्फ 1 अपॉन में a बराबर में b। तो यहाँ जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन करते ही हमारे पास क्या आ गया, बराबर में 1। और यही तो हमसे पूछा था कि ए बी की वैल्यू क्या आएगी, तो a इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1। समझ में आई बात, क्लियर हो गया आपके, किसी प्रकार का कहीं कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा सा क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर जो सब स्टूडेंटों के पास है, आपके पास भी होने चाहिए अगर आप नए हैं तो वो है 7073153937। इस व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दीजिए और पूछ लीजिए कि आपको कहाँ समस्या आ रही है, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ सिर्फ आपको मैसेज ही करना है, किसी प्रकार का बार बार कोई कॉल वॉल नहीं करना, लगेगा भी नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, और ये थोड़ा सा ग्राफिकली क्वेश्चन है, यानी एनालिसिस करने का क्वेश्चन है। आपने जो अभी तक सीखा उसको आप एनालाइज कर पा रहे हैं या नहीं, ये आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आ जाएगा। और आपको यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी, वो 100 वीडियोज़ में ऑलरेडी कवर है वो। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक सभी के ग्राफ्स बताए हैं, और यहाँ हमें कॉस का ग्राफ यूज करना पड़ेगा। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम ग्राफ बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज क्लोज ब्रैकेट 0 to 2 पाई इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई बाय 2, x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू 3 पाई बाय 2 या x इक्वल टू 2 पाई। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स है। देखो ब्रैकेट लगा रखे ना, और जब भी मैथ्स के अंदर कहीं पर भी ऐसे बड़े ब्रैकेट लग रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा है। तो कॉस एक्स का आपको पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है और उसका पहले आप ग्राफ बनाएंगे, तब हमारा आंसर निकलेगा। फिर आपको डिसकंटिन्यूटी बतानी है कि किस पर डिसकंटिन्यूस है ये, x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूस है क्या, x बराबर 3 पाई बाय 2 पर है क्या, x इक्वल टू 3 पाई बाय 2 पर है क्या, x इक्वल टू 2 पाई पर है क्या, x इक्वल टू पाई पर है क्या। तो जहाँ भी ये डिसकंटिन्यूस होगा वो हम बता देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे आप कॉस एक्स का, पहले ग्राफ किसका बनाएंगे, कॉस एक्स का। और कॉस एक्स का ग्राफ आपको पता होगा, मैंने बना रखा है वैसे, तो आप जाकर वीडियो पीछे के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमें चूँकि 2 पाई तक ही जाना है तो मैंने 2 पाई तक ही ली है वैल्यू। ये होता है हमारा 0, ये होता है हमारा +1, ये जो यहाँ मिनिमम आएगा वो आ जाएगा -1 तक। आपको पता होगा कि कॉस का ग्राफ 1 से लेकर -1 के बीच ही बिलोंग करना चाहिए। ये जहाँ कट कर रहा है वो इसकी वैल्यू होती है पाई बाय 2। ये जो -1 आ रहा है ये आएगा आपका पाई के ऊपर। ये जो आपका वापस 0 हो जाएगा वो हो जाएगा 3 पाई बाय 2 पर, और 1 जो आएगा वो आएगा आपका 2 पाई पर। तो देखो 0
π/2, पाई, 3π/2 और 2π, ये सब कवर हो जाने चाहिए। तो हो ही रहे कवर, ये लो कवर हो गए। ठीक है, यहाँ से ये लो, हुआ क्लियर। तो ये हमारे अभी cos x का ग्राफ है। ठीक है, जो दे रखा है ना क्वेश्चन, उसका ग्राफ नहीं है ये, तो हमने cos x का ग्राफ बनाया है। अब हम बनाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos x का ग्राफ। ठीक है, तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा दोस्तों, वो कैसे बनेगा? वो बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि इनमें जहाँ जहाँ इंटीजर बिलोंग करेगा वहीं पर इसका ग्राफ बन रहा होगा। तो देखो इसका ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से कुछ होगा, मैं बना देता हूँ, ये लीजिए। और यहाँ से ये तो आएगी भाई, एक्स अक्ष तो आएगा ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लो, अब ये है 0, फिर आपका इधर था π/2, फिर इधर था आपके पाई, फिर इधर है आपका 3π/2 और इधर है आपका 2π। समझ में आई बात? क्लियर है? और नीचे यहाँ जो वैल्यू थी वो थी -1, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये है आपकी 1। ठीक है, अब देखिए कि दोस्तों यहाँ से हम जब ग्राफ लेंगे भाई, यहाँ से 0 से हम चलेंगे, 0 से चलते 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 π/2 पर पहुँचेंगे। तो π/2 पर जैसे ही पहुँचे, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है यहाँ पर इस π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, तो हम यहाँ ऐसा ग्राफ बना देंगे, फिर इसमें ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, और यहाँ आ जाएंगे हम π/2 तक, 3π/2 तक। ये वैल्यू और ये वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होगी, और इसको ऐसे डैश 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 से मिला दो। फिर आपका वापस से ये ग्राफ इंक्लूड होगा और यहाँ आएंगे, और ये हमारा पूरा एज इट इज चलता रहेगा। एक सेकेंड, ये फिर ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आ जाएगा। ये लो, तो देखो -1 से 1 के लिए हम ये ग्राफ बनाना चाहते हैं। अब ये बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या थी? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है उसका काम होता है कि जो भी आपको वैल्यू दे रखी है उसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉसिबल है वो इंटीजर हमें लेना है। ठीक है, तो 0 से लेकर π/2 के बीच में अगर आप इंटीजर कहीं ढूंढेंगे तो कहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, तो उसको हमने इंक्लूड नहीं किया। फिर π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में आपको इंटीजर क्या मिलेगा? -1 ही मिलेगा। ठीक है, फिर आप जब 0 वापस 3π/2 से 2π के लिए जाएंगे तो वहाँ आपको जो है क्या मिलेगा? अरे भाई 3π/2 से लेकर 2π तक जाएंगे तो वापस आपको वैल्यू मिलेगी। तो हमने इस प्रकार से ये ग्राफ हमारा चेंज होकर के इस रूप में दिखाई देगा। अब इसके अंदर अगर हम देखें दोस्तों, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। एक तो ये देखो 0 है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, फिर ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर आपका ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा यहाँ पर, और फिर ये और कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा? देखो बताओ भाई, देखो x = 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, फिर x = π/2 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, टूट के नीचे आया है, 3π/2 पर टूट कर नीचे आया है, और 2π पर भी ये टूट कर ऊपर जा रहा है। भाई यहाँ पर आएगा ना, इसकी वैल्यू तो यहाँ देगा ये, इसलिए। ठीक है भाई, 2π पर तो वैल्यू तो यहाँ देगा ना, 1 दे रहा है ना 2π पर वैल्यू, तो वो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो ये टूट करके हमने देखा कि कहाँ कहाँ ये ग्राफ जो है, हमें देखो पहले क्या करा, यहाँ से चले, यहाँ आए π/2 पर, हमें ली नहीं, हमें यहाँ नीचे आ गए -1 पे, फिर यहाँ से चले कंटिन्यूस था, यहाँ आ गए, फिर वापस टूट गया,
फिर वापस 2 पाई पे गए और 1 वैल्यू ऊपर चली गई। तो हमारा ग्राफ टोटली कहाँ कहाँ टूट रहा है, तो देखो 0 पर यानी यहाँ डिसकंटिन्यूस है, फिर π/2 पर डिसकंटिन्यूस है, पाई पर देखो कंटिन्यू है ग्राफ, कहीं नहीं टूटा, फिर 3π/2 पर डिसकंटिन्यूस है, और फिर हमारा 2 पाई पर डिसकंटिन्यूस है। तो हमारे पास में जो ऑप्शन थे, तो भाई पहला ऑप्शन x = 0 पर डिसकंटिन्यूस है, x = 3π/2 पर डिसकंटिन्यूस है, पाई पर कंटिन्यूस है, x = 3π/2 पर डिसकंटिन्यूस है, और x = 2 पाई पर डिसकंटिन्यूस है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको ग्राफ चेंज करना आना चाहिए, वैसे भी आपको ये पता होगा कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर के ऊपर डिसकंटिन्यूअस होता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। अरे नोट पॉइंट देखो आज ही बताए हैं, जो नोट पॉइंट लिखवाए हैं उसके अंदर ये पॉइंट भी था कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और कोई भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है इंटीजर के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं होता, वो डिसकंटिन्यूअस ही होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये थे 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके कैसे थे, अरे ये 3 क्वेश्चन तो वो थे जिससे आप कंटिन्यूटी की और लिमिट की बातों को समझ सकें और आपको ये समझ आ जाए कि हमें जो है इस टॉपिक के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस 2 ऐसे करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस जो आपके DSSB यानी दिल्ली पब्लिक वाला जो आपका एग्ज़ाम होता है, या यूपी वाला होता हो, चाहे यूके वाला होता हो, चाहे आपके हिमाचल में होता हो, झारखंड में होता हो, राजस्थान में होता हो, बिहार में होता हो, मध्य प्रदेश में होता हो, गुजरात में होता हो, वहाँ भी पश्चिम बंगाल वगैरह सब जगह TGT PGT टीचर्स तो होते ही है। तो वहाँ के पेपरों में आए हुए क्वेश्चन और राजस्थान के पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करवा रहा हूँ। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन DSSB के, ठीक है। ये देखो DSSB का एक क्वेश्चन है आपके सामने है, देख लीजिए आप। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ये लीजिए, अब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये DSSB का क्वेश्चन है और इसमें इन्होंने पूछा है कि भाई लिमिट बता दो। आप तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, क्या पूछा है, केवल एक लिमिट पूछी है, वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंडिंग टू 0 और √x + 1 - 1 अपॉन x आपसे लिमिट पूछी गई है। लिमिट फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या था, सबसे पहले आप उसके अंदर जो वैल्यू दे रखे है वो पुट कर दो। यानी x = 0 दे रखा है, आप 0 पुट कर दो। जैसे ही आप 0 पुट करेंगे तो देखो क्या बनेगा, √1 - 1 अपॉन में 0, और 1 - 1 होता है 0, यानी 0/0 फॉर्म। तो यहाँ पर 0/0 फॉर्म जैसे ही बनी तो हमें ये पता चल गया कि अब हमें जो है कुछ न कुछ फार्मूला बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको देखेंगे ध्यान से तो हमें इसमें ना कोई ऐसा फार्मूला दिख रहा है जो बन सके। तो हम यहाँ फिर क्या यूज करेंगे, एल हॉपिटल, मैंने ये आपको बताया था, जिसे हम कहते हैं LH रूल। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बाय LH रूल। और LH रूल क्या कहता है, LH रूल कहता है कि जिस भी फंक्शन का आपको लिमिट निकालना है, उसके भाग को आप जो भी फंक्शन है मतलब उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 के लिए। और इसमें एल हॉपिटल में ऐसा नहीं है कि यहाँ आप जो है कोसेंट रूल लगाने बैठ जाओ, नहीं, ऊपर वाला फंक्शन अलग डिफ्रेंशिएट करो, नीचे वाला फंक्शन अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट, यानी डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में ऊपर वाले फंक्शन का, जो कि क्या है x + 1 - 1 का, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा dx अपॉन में dx। समझ में आ गई बात। अब ये जैसे ही होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या आ जाएगा, 1/2 √x + 1, और 1 का 0 हो जाएगा, काम कंप्लीट। और नीचे वाला dx अपॉन dx हो जाएगा 1। तो हमारे पास अल्टीमेटली ये आ गया कि इसकी अब हमें लिमिट निकालनी है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा पास में लाता हूँ, फील आ जाएगा। ये लो, अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है। अब इसके अंदर x = 0 पुट करो।
अगर 0 पुट करने पर वापस कोई ऐसी फॉर्म बने जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म थी 7 उसमें से, तो वापस एल ऑर्बिटल लगा दो। नहीं लग रहा है तो डायरेक्ट आंसर आ गया होगा। देखो x इक्वल टू 0 पुट करो, 0 पुट करते ही क्या बनेगा, 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1 होता है, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1, यानी आंसर कितना आ गया, हाफ। कितना आ जाएगा, हाफ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन सी हमारा एकदम सही है। और ये क्वेश्चन DSSB ने आपके TGT में पूछा हुआ है, यानी आपके ही सेकंड ग्रेड एग्जाम के लेवल का ही है। आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई इजी क्वेश्चन है या ऐसे हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। ये था TGT का क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ गया होगा। और लिमिट के जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, प्लीज़ उन्हें एक बार वीडियो को देख करके रिवाइज कर लें, नोट्स बना लें, अन्यथा आपको आगे कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और बहुत सारे आगे आगे जो टॉपिक आने वाले हैं समझ ही नहीं आएंगे। ये था क्वेश्चन, आगे बढ़ता हूँ मैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए, वो ये है JDD, यानी ये शायद झारखंड वगैरह में आया हुआ है। अब इसकी फुल फॉर्म वगैरह मैं कोई यहाँ रट के नहीं आता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, देखिए, और ये रहेगा आपका होमवर्क, ठीक है। तो मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे, कोई ये नहीं कह दे कल कि सर हमें तो क्वेश्चन ही नहीं दिखा था। ठीक है, एक सेकेंड और बड़ा कर रहा हूँ मैं, लो ये लो, बस अब इससे बड़ा तो करूँगा तो फिर फट ही जाएगा बेचारा। तो क्वेश्चन है कि इफ f(x) इज इक्वल टू x की पावर 5 माइनस 32 अपॉन में x माइनस 2, कब, जब x नॉट इक्वल टू 2 है, यानी 2 से बड़ा या 2 से छोटा जब भी फंक्शन लेना होगा तब आप लेंगे फंक्शन कौन सा वाला, x की पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2 वाला। और जब x इज इक्वल टू 2 है तो इस फंक्शन की वैल्यू है k। और अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x बराबर 2 पर, तो आपको k की वैल्यू निकाल कर बतानी है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको 3 करवा दिए, अब उससे ज़्यादा तो कितने करवाऊँ भाई, हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल करके कमेंट जरूर करिएगा। और अगर किसी को लगे कि सॉल्यूशन गलत हो सकता है, सही हो सकता है, तो आप सॉल्यूशन का फ़ोटो लीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, जो मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, बार बार उसी चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ये PGT के अंदर आया हुआ है, मतलब आपके एग्ज़ाम में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हम क्लास को यहीं एंड करेंगे। आज हमने 5 क्वेश्चन करे और कंटिन्यूटी की सिर्फ डेफिनेशन समझी है। तो अब हम ऐसे ही करने वाले हैं, थ्योरी कम क्वेश्चंस ज़्यादा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जा सके और आपकी थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। नोट्स बना लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आगे तक काम आने वाले हैं, ये PGT तक में भी आपके काम आ सकते हैं। और ये वीडियो उन सभी दोस्तों तक पहुँचाएँ जो राजस्थान में सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, या आपके कोई बाहर कोई दोस्त है, यूपी में हो, बिहार में हो, कहीं भी हो, यूपी PGT TGT NVS PGT TGT का फॉर्म भरा है तब भी ये काम का है। तो सभी के लिए ये तो काम के ही है वीडियोस, ठीक है। तो लव यू ऑल ऑफ यू दोस्तों, बाय एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स for my motivations and for also your motivation. Thank you.